नमस्कार, यू आर वॉचिंग एट पीसीएस। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस सीरीज में 25 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और ये 25 एमसीक्यूज हम अलग अलग 5 टॉपिक्स हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, इन 5 कोर एरियाज जो सभी पीसीएस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इन 5 कोर एरिया से 5-5 करके 25 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो ऐसे हमने कुछ टफ क्वेश्चंस को और मॉडरेट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन से। तो पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज फॉट अमंग द पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो सही बात है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, उसकी मुख्य वजह क्या थी? कन्नौज। बिल्कुल सही बात है। कन्नौज कहाँ है? तो यूपी में। द राष्ट्रकूटास वर द लास्ट टू एंटर द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में जो जिन्होंने एंटर किया वो थे, या अंत में जिन्होंने हिस्सा लिया वो तो कौन थे? तो राष्ट्रकूट। तो ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से दोनों कथन सही है। बोथ स्टेटमेंट्स, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर से काफी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर्षवर्धन was defeated by पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक। दूसरा, हर्षवर्धन रॉट द प्ले रत्नावली। नाम याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन को राजपाट के अलावा और कला में भी काफी रुचि थी, और उनमें से एक था साहित्य, और साहित्य में रुचि थी इस वजह से उसने रत्नावली नामक नाटक की रचना की थी। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। गो फॉर ऑप्शन सी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आप इजीली आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता हो तो। पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये 1857 के संग्राम के बारे में है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, द रिवॉल्ट वाज मेनली कन्फाइंड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो यह संग्राम मुख्यतः पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत लगभग इससे अछूते थे। ठीक है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट मेनली ड्यू टू द लॉयल्टी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज। तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो विद्रोह हुआ था वो उत्तरी भारत और जो मध्य भारत में जो सैनिक थे और जो लोग थे या एरिया थे उनके बीच, उनकी वजह से हुआ था। लेकिन ब्रिटिश जो थी इनको दमन करने में, यानी इस संघर्ष का दमन करने में सफल इसलिए हो पाई क्योंकि जो मद्रास और बॉम्बे के जो सेना थी उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, वो ब्रिटिश के प्रति वफादार रहे थे। ये कथन भी सही है। तीसरा, द रिवॉल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। अब यहाँ रुकने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है, इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, ना कि ब्रिटिश शासन का अंत किया। ये सही बात है, क्योंकि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा, यानी 1857 के बाद इस एक्ट को लाया गया था, और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से भारत में खत्म करके ब्रिटिश हाथों में, यानी ब्रिटिश शासन ने इसे, भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन खत्म नहीं हुआ था, कंपनी का शासन खत्म हो गया था। तो ये कथन सही है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे बदलाव हुए थे, जैसे उनमें से एक मेजर चेंज था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर अब से क्या हो गया था, वाइसराय ऑफ इंडिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? ठीक है, अब जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो तीनों कथन सही है, तो गो फॉर ऑप्शन डी। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, द ऑगस्ट ऑफर 1940 प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस। सही बात है। ठीक है, सेकंड, क्रिप्स मिशन ऑफर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। नहीं, ये कथन गलत है। क्रिप्स मिशन ने भी क्या, तो डोमिनियन स्टेटस को प्रपोज किया था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो गो फॉर ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हिस्ट्री का आखिरी सवाल, ये मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत से है।
कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, बलबन इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये पारसी परंपरा से, पारसी त्योहारों वगैरह से काफी ज्यादा प्रभावित था, काफी पसंद करता था, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत में नौरोज नामक त्योहार की शुरुआत की थी। तो सही बात है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा सिस्टम। ठीक है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि अलाउद्दीन ने ही दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। दाग प्रणाली किन के लिए था? तो ये घोड़ों के लिए, घोड़ों पे एक विशेष प्रकार का निशान बनाया जाता था जिसे दाग प्रणाली कहा गया, दाग सिस्टम। और चेहरा प्रणाली ये किन के लिए? तो ये जो सैनिक थे, ठीक है, तो उनके लिए था, यानी उनकी पहचान का रिकॉर्ड रखा जाता था, तो इसे चेहरा सिस्टम कहा गया, चेहरा प्रणाली। तीसरा, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। ये भी सही बात है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली क्या थी? तो उनके अमीरों को, उनकी मंत्रियों को तनख्वाह के बदले, सैलरी के बदले जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। ठीक है, जमीन का टुकड़ा यानी 1-2 एकड़ नहीं, कई गांव ऐसे, जैसे जिसकी पद होती थी। ठीक है, तो उसे इक्ता सिस्टम कहा गया, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। तो इस हिसाब से तीनों कदम सही है, गो फॉर ऑप्शन 1, 2 एंड 3, डी। ठीक है, अगला, अब पॉलिटिक्स से 5 सवाल। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। तो बिल्कुल सही बात। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? संवैधानिक इकाई। तो एनी बॉडी विच हैज और विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी पार्ट और अंडर एनी आर्टिकल, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऐसी इकाई जिसका जिक्र, ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किसी भाग, अनुच्छेद या किसी अनुसूची में हो, ठीक है, तो ऐसी इकाई को संवैधानिक इकाई कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन है कहाँ? आर्टिकल 324 में। ठीक है, दूसरा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। ये भी सही बात है। इलेक्शन कमीशन है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्हें महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया कैसी है? ठीक सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे। ठीक है, यानी द इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज सेम एज द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स। नहीं, सभी इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल पावर्स यानी समान शक्तियां नहीं होती। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई मीटिंग होगी, कोई डिसीजन लेना होगा, तो उनका फाइनल डिसीजन यही लेते हैं। तो इस हिसाब से बाकी कुछ मामलों में तीनों समान है, लेकिन कुछ इनके पास विशेषाधिकार है, तो उस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अब फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं। एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर ऑफिस, अपने पद के कारण। पद के कारण यानी कहने का मतलब है कि एनीवन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के कौन है? पदेन अधिकारी। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो क्या होगा? नीति आयोग का पदेन अधिकारी होगा, अपने पद के कारण। ठीक है, तो ये कथन सही है। अगला, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन है, उसकी शुरुआत, उसको इंट्रोड्यूस कहाँ करना पड़ेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद फिर उसे लोकसभा भेजा जाएगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जवाब है ए, ओनली 1 इज करेक्ट। अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फिर से।
और आपको आता होगा विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, तो संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन अंडर विच शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल। तो देखिए फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट, शेड्यूल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, तो इसके बारे में आपको पता होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, ये किसमें मेंशन है, किस शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। क्लियर है? 10वीं अनुसूची में ये किसके बारे में बात करता है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब इसे कब जोड़ा गया, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, अब इसे किस वर्ष लाया गया था, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो ये 2 सवाल है, अपने आप में 2 सवाल है। ठीक है, द पावर टू इशू रिट्स, ठीक है, रिट जारी करने का की शक्ति या अधिकार फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाई विद। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है। पहला कह रहा है ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट, सी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो जवाब है सी। अगर आपने आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ा है, मौलिक अधिकार, तो आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो 32 का ही पैरेलल है आर्टिकल 226, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही रिट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा और दूसरे मामलों में भी रिट्स इशू कर सकते हैं। तो अगर रिट पावर की बात करें तो हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन एरिया किसका बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ही रिट इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के अलावा और दूसरे भी मामलों में भी रिट इशू कर सकती है। ठीक है, तो ज्यादा स्कोप किसके पास है, हाई कोर्ट के पास, लेकिन जुरिस्डिक्शन, ज्यादा जुरिस्डिक्शन, न्यायिक क्षेत्र जो है वो किसका बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट तो एक राज्य तक ही सीमित है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब पॉलिटी का आखिरी सवाल इमरजेंसी से रिलेटेड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको पता होगा, ये क्या मेंशन है, आर्टिकल 352। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल 4 और ऐड कर दीजिए 356 में। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी फिर से 4 और ऐड कर दिए आर्टिकल 360 में। 4 का डिफरेंस है, याद रखना काफी आसान। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसे कैबिनेट द्वारा लिखित रूप में देने पर ही इसे लागू किया सकता है। देखिए क्या हुआ कि आपको पता होगा 1975 से 77 तक भारत में इमरजेंसी थी। ठीक है, क्या क्या हुआ था वो आपको पता है। अब क्या हुआ कि जब इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, कब, 1978 में, 1978 में। ठीक है, और इस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया कि संविधान में सुधार करके कि अब इमरजेंसी केवल कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, उसके द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रपति को देने के बाद ही भारत में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाएगी। इससे पहले क्या था, ऑरली, प्राइम मिनिस्टर ने ऑरली बोल दिया तो इमरजेंसी तो राष्ट्रपति को डिक्लेयर करना पड़ता था। ठीक है, सेकंड, इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ।
ये भी सही बात है। इमरजेंसी लागू होने के 1 महीने के अंदर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरा, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने के बाद, ठीक है, पार्लियामेंट से क्या होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन याद रखना है आपको, हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट से, भारतीय संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो इस हिसाब से तीनों कथन सही है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। अब इकोनॉमी से सवाल, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको बता दूं कि इसका गठन कब हुआ था, वर्ष 2016, ठीक है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ जिसे मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट कहा गया, ठीक है। और 2016 में ये समझौता हुआ एग्रीमेंट, और इसमें क्या हुआ कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है उसका लक्ष्य रखा गया कितना, 4%। 4% यानी क्या, विथ अ बैंड ऑफ ±2%, यानी इन्फ्लेशन -2 से नीचे नहीं जाना चाहिए और +2 से भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, यह है 4% का बैंड, -2 से +4, ठीक है, -2 से +2 तक। तो बैंड कितना हो गया, 4% का। तो यही इन्फ्लेशन टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये सही है। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर हैज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई इन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, एमपीसी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसके हेड होंगे आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर के पास क्या होता है, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत। अब मान लीजिए किसी मत पर, किसी बात पर 3 ने हाँ कहा और 3 ने ना कहा, ठीक। अब दोनों तरफ तो पल्ला बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिसके पास कास्टिंग वोट होता है, निर्णायक मत, वो अंत में वोट करता है, पहले में नहीं, ठीक है। जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा पढ़ा है, तो लोकसभा के केस में लोकसभा अध्यक्ष के पास और राज्यसभा के केस में राज्यसभा अध्यक्ष के पास कास्टिंग वोट होता है, और दोनों लास्ट में वोट कर सकते हैं, एंड ओनली इन केस ऑफ टाई, ठीक है, जब दोनों पक्ष समान हो जाएंगे तब। तो फिर इसलिए आरबीआई गवर्नर के पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कास्टिंग वोट, निर्णायक मत होता है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बिल्कुल सही बात है। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये जनरली ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, बोरोइंग्स जो ऋण होते हैं उन्हें नहीं जोड़ा जाता। दूसरा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट किस पे, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन। भारत सरकार लोन लेती है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो फिस्कल डेफिसिट में जब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ये भी सही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट में जब कैपिटल रिसीट, कैपिटल एसेट्स को दिए गए अनुदान माइनस कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तीनों कथन सही है। अब देखिए, अभी हमने एक सवाल में, पॉलिटी के सवाल में जो वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था, तो नीति आयोग को डिस्कस किया था। अब नीति आयोग के बारे में सवाल है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नो, मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की परिभाषा क्या है, संवैधानिक इकाई की, जब उसका वर्णन when it is mentioned in the constitution under any part, schedule और article, ठीक है, तो ऐसे इकाई को संवैधानिक इकाई कहते हैं। लेकिन नीति आयोग का तो संविधान में कहीं वर्णन है ही नहीं। ये क्या है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, कार्यपालिका के निर्णय से बनाई गई इकाई है ये कोई संवैधानिक इकाई नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 ऑल। फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमी से ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं और बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, अलग अलग पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी में भी अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है, तो अगर बैंकिंग प्रणाली और क्या कहते हैं बजट प्रणाली आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बैंकों के एनपीएस, स्ट्रेस एसेट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, प्लस जो कॉर्पोरेट लोन लेते हैं, ठीक है, उन्हें जब चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो दोहरी बैंकों के लिए दोहरा घाटा, एक तरफ स्ट्रेस एसेट का प्रॉब्लम और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स ने जो लोन लिया है वो भी वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो बैंकों के लिए दोहरा घाटा हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्ट्रेस एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ओवर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर जो लोन ले रहा है उसे भी नहीं चुका पा रहे हैं, और एक तरफ ये जो लोन दे चुके हैं, स्ट्रेस एसेट जनरली एनपीएस होते हैं। एनपीए का मतलब आपको पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी अगर किसी लोन पे 90 दिनों तक इंटरेस्ट आना नहीं आता है या पेमेंट नहीं आता तो उसे क्या मान लिया जाता है, एनपीए, ठीक है। तो कंबाइंडली दोनों को क्या कहा जाता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। देखिए, जब ब्लू तो आप ओशन के कलर यानी महासागर का रंग, ऐसे तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन हमें दिखता कैसा है, ब्लू। तो ब्लू से आप क्या याद रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है, फिश से, ना कि ऑयल सीड से। ऑयल सीड से जो रिवोल्यूशन रिलेटेड है वो क्या है, वो है येलो रिवोल्यूशन, ठीक है, क्या उसका क्या नाम है, येलो रिवोल्यूशन। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश नॉट ऑयल सीड्स एंड येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, ठीक है, क्योंकि जनरली तेल का रंग कैसा होता है, ऑलमोस्ट पीला है, येलो। व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। अब ज्योग्राफी से सवाल, और पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, और जनरली आपको दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन हो रहा होगा, ए और सी के बीच, ठीक है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, उससे कम उपजाऊ कौन है, उससे कम उपजाऊ कौन है, और सबसे कम उपजाऊ कौन है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी मिट्टी है उनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, तो एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल ए और सी में भी है, तो आपको याद रखना है एलुवियल सॉइल के बाद, यानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, उससे कम उपजाऊ होता है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, और लास्टली लेटेराइट सॉइल, ये सबसे कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसका नाम है कॉटन, कपास की खेती के लिए, ठीक है। अगला, फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
नॉर्वेस्टर्स, काल बैसाखी, ठीक है, नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहते हैं, आर प्री मानसून थंडर स्टॉर्म्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है, मानसून आने से पहले पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी आती है, ठीक है। और ये क्या है, तो एक्चुअली ये थंडर स्टॉर्म्स है, आंधी भरी, जो आंधियों से भरी, गरज वाली, ठीक है, गरज वाली वर्षा, ठीक। जनरली ये क्या है कि गरज वाली आंधी है, ठीक। अगला, मैंगो शावर्स आर बेनिफिशियल फॉर कॉफी प्लांटेशंस इन कर्नाटक, ठीक है। तो ये भी सही बात है कि कर्नाटका में जो कॉफी की खेती होती है, तो कॉफी की खेती के लिए जो वर्षा होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मैंगो शावर। और इन कॉफी में से सबसे ज्यादा फेमस और जिसे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, उस कॉफी का नाम है, आपको नाम याद रखना है, अरेबिका कॉफी। इस कॉफी को सबसे ज्यादा, इस वैरायटी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ इस मैंगो शावर से आम की फसलों को भी, ठीक है, आम की फसलों को भी फायदा होता है। कॉफी को तो फायदा होता ही है, और उसमें से सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन सी वैरायटी, अरेबिका वैरायटी, ठीक है। साथ ही साथ आम की खेती को भी फायदा होता है, आम की फसलों को भी। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, भारत में सबसे पुराना प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन है, तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दूसरा, विंध्यास आर ओल्डर देन सतपुरा रेंज। बिल्कुल सही बात है, विंध्या लगभग ये कब बनी है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, और सतपुरा कब बनी है, इसके लगभग 50 मिलियन ईयर्स बाद, यानी ये बना है 600 मिलियन ईयर्स एगो, MYA मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब आपके लिए एक सवाल, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर से अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये भी सही बात है, कैसे, पूर्वी तट पश्चिमी तट, तो पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा विस्तृत है, ठीक है। सेकंड, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज मोर नेचुरल हार्बर्स, ठीक, तो ये भी सही बात है। तो जो पश्चिमी जो तट है, तटीय मैदान, तो उनमें ज्यादा प्राकृतिक हार्बर्स, ठीक है, नेचुरल हार्बर्स है। तो हार्बर्स यानी, देखिए हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह, क्लियर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, गो फॉर ऑप्शन सी, 1 and 2। ज्योग्राफी का आखिरी सवाल, ठीक है, आप इजीली आंसर देख सकते हैं। धुआंधार फॉल्स लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, सीधा जवाब है नर्मदा। और नर्मदा, अब इसका एक जवाब दीजिए कि नर्मदा नदी, इसका ओरिजिन, उद्गम स्थल कहाँ है, आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और इसकी एक और खास बात आपको पता होगी कि अधिकतर नदियां, उत्तर भारत की और मध्य भारत की नदियां, अधिकतर नदियां उत्तर से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टी दिशा में, ठीक है। और भी कुछ नदियां हैं। अब साइंस से सवाल, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स आर पार्ट ऑफ इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। थोरियम आधारित रिएक्टर भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थोरियम, या आपको यह बात याद रखनी है कि वर्ल्ड का 25%, कितना, 25% थोरियम रिजर्व इंडिया के पास है, ठीक है। और ये कहां मिलते हैं,
तो ये मिलते हैं भारत के पूर्वी तट पर, बंगाल से लेके तमिलनाडु तक जो तटीय जो तट है वहां पे मोनोजाइट सैंड है, ठीक है, मोनोजाइट बल रेत जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उस रेत में थोरियम बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए ऐसे भारत के पास लगभग दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ। ये भी सही है, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अगला शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा, विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सीधा जवाब है हाइड्रोजन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। होता क्या है कि हाइड्रोजन को यूज करके इस वनस्पति घी को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या यूज होता है? हाइड्रोजन गैस। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। अगला आप इजीली आंसर दे सकते हैं इसका। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन्स, राइट। क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, सिंपल सी बात। अगला फिर से इंपॉर्टेंट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि विस्तृत या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये सही है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ओनली बी। अब आखिरी सवाल, तो क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिस्पर Cas9 इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्रिस्पर Cas9, और इस पे यूपीएससी ने भी सवाल पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, यानी जीन को सुधारने की एक तकनीक है। सिंपल सी बात, मान लेते हैं कि आपको कि जीन है, ठीक है, सेल के अंदर जीन, तो जीन में कई कुछ कमियां, खराबियां, गड़बड़ियां भी होती है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के रोग भी होते हैं जिन्हें जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, तो उन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा। और ये क्या है? तो क्रिस्पर Cas9। दूसरा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेनिफर डोंडा एंड इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है। तो ये भी सही है कि जेनिफर डोंडा और इमैनुअल चारपेंटियर ने इसकी खोज की, ठीक है। और इसीलिए इन्हें 2020 में नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए। तो इसलिए ऐसे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो गो फॉर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो बाकी की तरह हमने आज भी 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।